हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका था और उस पर अब आगे की प्रोसेस होनी है। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब होगी, मेडिकल कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, है ना, और प्रक्रिया कैसे रहेगी। इन सब से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के सवाल और क्वेरीज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको जानकारी दे दी जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल था और सबसे बड़ा से ज़्यादा बार पूछा गया सवाल था वो ये कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो सबसे मेन चीज़ आपको ये देखने वाली बात है कि आपका 12 मार्च को रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अभी ये चूँकि प्रक्रिया, इसमें अभी जिला आवंटन की प्रक्रिया होनी है, फिर दस्तावेज सत्यापन होंगे आपके, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा और फिर ज्वाइनिंग लेटर में एक ड्यूरेशन दी रहती है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, जो भी उनका रहता है कि इस टाइम तक आपको उपस्थित होना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपका लगभग 1 महीने तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि 12 अप्रैल तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए संभवतः आपको मार्च के अंत में 25 या 28 मार्च के संभवतः आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है ना। ये जो मैंने बताया है 12 अप्रैल, ये आपकी उस दिन है जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप, है ना, वर्दी रूपी कवच धारण कर लेंगे। तो ये जो आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए, यानी पुलिस विभाग द्वारा आपसे पहली बार संपर्क किया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए, संभवतः मान के चलिए 28 मार्च तक की संभावना है। क्योंकि पुलिस विभाग का एक तो ये कि इनको ट्रेनिंग भी कंप्लीट करानी है और ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट होगी तब तो नए जो अब आने वाली है वैकेंसी अगले महीने तक, उनकी फिर प्रोसेस करके ट्रेनिंग कराएंगे। तो इनको ये कि प्रोसेस जल्दी करा के ट्रेनिंग पे भेजना है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 28 मार्च तक आपकी संभावना पर्याप्त बन रही है कि आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें अब आपकी प्रोसेस क्या क्या होनी, सबसे पहली ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस है जिला आवंटन प्रक्रिया। जिला आवंटन प्रक्रिया यानी इंग्लिश में अगर बोलें तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ईएसबी के पास जो जानकारी जाती है मांग पत्र मुख्यालय से ईएसबी के पास कि हमें 6000 या 7000 या 10,000 जो भी इतने पदों पर भर्ती करनी है, ठीक है। लेकिन ईएसबी को ये नहीं पता कि किस जिले से कितने मतलब पदों की भर्ती, मतलब इस जो 6000 में जिले वाइज कितने पद रिक्त हैं ये ईएसबी को नहीं पता रहता है ना। उसे टोटल पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लिए 6000 पदों की भर्ती करनी है, ठीक है। तो ईएसबी ने अभी रिजल्ट दिया तो आपका जो भी वो था, रैंक थी, रैंक के हिसाब से आपको डीएफ या एसएएफ ये दिया। दूसरी कैटेगरी रेडियो वाली थी वो अलॉट कर दिया, आपकी रैंक बता दी। ये सारा कुछ डेटा तैयार करके ईएसबी ने आप भेज दिया पीएचक्यू को। अब पीएचक्यू का काम रहता है कि अब वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करेगा अपने लेवल पे। वो देखेगा कि जैसे अगर रीवा के लिए 50 पद खाली हैं, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 50 पद खाली हैं, ठीक है। तो जिनकी रैंक जो मतलब ऐसी संभावना रहती है, जैसे अब आपने अगर फर्स्ट पे, हालांकि अब तो चॉइस फिलिंग वाला मामला शायद ख़त्म हो गया है, चूँकि मैंने फॉर्म भी नहीं भरा तो मुझे पता नहीं है। 2017-18 के आसपास पे ये चला करता था कि चॉइस फिलिंग कराई जाती थी। और 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, उस मतलब फिजिकल हुआ था, उसमें भी संभवतः ऐसी प्रोसेस थी। पर कुल मिला के बात यह है कि पीएचक्यू आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रोसेस करेगा कि किस जिले में कितने पद खाली हैं और उनमें किन लोगों को भेजना है। तो इसके लिए सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जिसकी रैंक अच्छी होती है उसे अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास के ज़िले अलॉट किए जाते हैं। फिर जिनको दूर का ज़िला मिलता है उनका सामान्यतः ऐसा रहता है कि रैंक अगर ख़राब हुई तो उनको थोड़ा सा दूर भेजा जाता है। ये प्रक्रिया होती है जिला आवंटन की। जिला आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह से विभागीय प्रक्रिया है, आपका कोई रोल नहीं रहता इसमें। ये अपनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर क्या करेंगे कि सारे ज़िलों को लिस्ट भेजेंगे कि भाई आपके ज़िले में इन लोगों को मतलब इतनी संख्या में नियुक्ति दी जानी है, अब आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कराइए। तो पीएचक्यू को अब जैसे 12 तारीख को रिजल्ट आया, ठीक है, तो 12 से अब समझिए कि अगर 2-4 दिन 5 दिन को समय लगे भी, 15 मार्च से अगर ये एक्टिव हुए, ठीक है, तो 15 मार्च से 1 हफ्ते का मिनिमम समय तो आप मान के चलते हैं ना। तो 22 मार्च तक पीएचक्यू
ये कंप्लीट कर लेगा कि किसे कौन सा जिला अलॉट करना है, यानी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फिर पीएचक्यू भेजेगा किसे, सारे जिला मुख्यालय एसपी ऑफिस में, और एसपी ऑफिस से फिर आपके पास लेटर आएगा, यानी इस बीच में 1 हफ्ते का समय पूरे में मान लीजिए, जो मैंने आपको 28 या 29 बताया हुआ था मार्च, वो ऐसे कैलकुलेट करके बताया है कि अगर सारी, वैसे संभावना तो ये कि सारी प्रोसेस टाइमली और मतलब स्पीड से चलेंगी, अगर सही रही तो आपके पास 28 या 29 मार्च तक आपका जो भी जिला मतलब आपको अलॉट हुआ है उस जिले के मुख्यालय से, एसपी ऑफिस से या पुलिस लाइन से आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है, सामान्यतः एसपी ऑफिस और पुलिस लाइन मतलब आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको संपर्क कर लिया जाएगा। अब जब आपसे संपर्क साध लिया गया है, इसके बाद अब आपका इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा। तो अब जो उसमें आपको कॉल लेटर आएगा, आप ये समझिएगा 2 चीज़ें चलती हैं, एक तो चलता है कॉल लेटर, ठीक है, और दूसरा होता है ज्वाइनिंग लेटर। हम क्या है मतलब कॉल लेटर को ही ज्वाइनिंग लेटर बोल देते हैं। जैसे ही किसी का लेटर आया तो हमने बोला ज्वाइनिंग लेटर आने लगे, ज्वाइनिंग लेटर आने लगे, ऐसा नहीं होता। पहले जो आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए वो कॉल लेटर होता है ना। तो आपको कॉल लेटर आएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि भैया फला दिनांक को, जो भी आपकी दिनांक होगी, मान लीजिए इन्हें 7 अप्रैल रखा, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 7 अप्रैल को जो भी आपका जिला होगा उस जिले के पुलिस लाइन में आपको सुबह 10 बजे या 11 बजे आपको उपस्थिति दर्ज करानी है। उसमें लिखा रहेगा कि आपकी एक तो दस्तावेज सत्यापन होगा, और दस्तावेज सत्यापन में सही पाए जाने पर आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। तो 2 प्रोसेस होंगी आपकी, जो भी डेट रहेगी, अगर 7 अप्रैल है तो 7 अप्रैल को आपको ये 2 प्रोसेस करानी रहेगी। तो दस्तावेज सत्यापन के ऊपर मैंने एक वीडियो अभी हाल ही में बनाया है, और अनुप्रमाणन फॉर्म, जो कि सबसे बड़ी मिस्ट्री है, सबसे बड़ा रहस्य है कि क्या होता है अनुप्रमाणन फॉर्म में, उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। पूरा डिटेल में बताया कि अनुप्रमाणन फॉर्म कैसे भरना है, क्या कैसा होता है इसमें। ठीक है, तो दस्तावेज सत्यापन में सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, वो अनुप्रमाणन फॉर्म में ही मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो वाले, आधार कार्ड या कि कोई भी आईडी आपको लेके जानी, फोटो लेके जानी है, डोमिसाइल लेके जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस, या कि अदर कैटेगरी से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। ईएसबी को आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरने से लेके फॉर्म भरने, एग्ज़ाम देने के बाद फिजिकल के लिए जब बुलाया गया था, फाइनल रिजल्ट, ये सारे लेके जाना है। वो आपसे केवल फाइनल रिजल्ट और एग्ज़ाम के टाइम का जो एडमिट कार्ड रहता है, जो वेरीफाइड रहता है सेंटर से, वो जनरली 2 चीज़ें देखते हैं। बाकी आप सारे फॉर्म से संबंधित तो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना। इसके बाद आपका अनुप्रमाणन फॉर्म भराया जाएगा। अनुप्रमाणन फॉर्म में आपकी सारी डिटेलमेंट भरी रहती है कि आप नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का व्यवसाय क्या है, माता का व्यवसाय क्या है, आप पिछले 5 सालों में कहाँ रहे थे, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं, अगर आपने पूर्व में कहीं पे जॉब किया है तो उसकी डिटेलमेंट, अगर कोई आपके ऊपर एफआईआर या कि कोई भी कार्रवाई हुई है, आप कॉलेज से एग्ज़ाम के लिए निकाले गए हैं, वो तक की डिटेल, मतलब आपको सारी डिटेल भरनी पड़ती है। और इसमें ये पहले ही वार्निंग लिखी रहती है, चेतावनी लिखी रहती है कि अगर इसकी कोई भी जानकारी आपने गलत भरी है, और कभी भी आज से मतलब ज्वाइनिंग से लेके आपके रिटायरमेंट तक, इवन आपके जीवित रहने तक, कभी भी अगर वो पकड़ में आती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अनुप्रमाणन फॉर्म को ढंग से भरिएगा, होशो हवास में भरिएगा, कोई भी गलती मत करिएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अनुप्रमाणन की वजह से फिर नौकरी में खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, अनुप्रमाणन फॉर्म के साथ ही आपका पहचान प्रमाण पत्र अटैच रहता है। इसमें क्या रहता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से साइन कराना रहता है इस प्रमाण पत्र को जो कि आपको पहचानता हो, मतलब वो व्यक्ति गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, क्योंकि सरकार ये बोल रही कि भाई हमारा कोई भी ऑफिसर है, अगर वो आपको पहचानता है ना, तो हम मानेंगे कि हाँ आप मतलब सही व्यक्ति हो। तो इससे क्या है कि लाइबिलिटीज़, मतलब जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो उस व्यक्ति पे भी आ जाता है कि भाई अगर मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को पहचानता हूँ, मैंने साइन किया है, तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी है अगर वो फर्जी है तो, है ना। तो इसलिए किसी एक गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने रहते हैं। ये 2 अनुप्रमाणन फॉर्म और ये एक ही साथ अटैच रहते हैं, और दस्तावेज आपको अलग से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। मतलब आपका जब कॉल लेटर आएगा उसमें आपकी एक तो लेटर ही रहेगा, ठीक है, कि आपको इस दिन पहुंचना है, और दूसरे नंबर पे अनुप्रमाणन, तीसरे नंबर पे पहचान प्रमाण पत्र, 3 आपके कागज रहेंगे, ये आपको लेके जाना है।
सब। हाँ, आपको जो रोजगार पंजीयन है वो लेके जाना है। रोजगार पंजीयन इतना बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारे बच्चे सारी प्रोसेस पूरी करने के बाद रोजगार से बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपका रोजगार एक्सपायर हो गया है पंजीयन, तब भी पुराना वाला लेके जाना, नया करा लिया है तो नया भी लेके जाना, मतलब पुराना वाला आपके पास होना अनिवार्य है। अगर एक्सपायर हो गया है, नया बनवा लिया तो नया पुराना दोनों लेके जाना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसके बाद अब आप डीवी में आप पास हो गए, आपके सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किए, आप सही निकले, है ना। ये सही निकलने का मतलब कि प्रथम दृष्टि में उनने देखा, आप उनको लगा कि हाँ ठीक है, तो उनने यस कर दिया। इसके बाद अब चूंकि एमपी गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ करने की सोची है, शुरू कर दी है, कि अभी करने वाली पता नहीं, कि जो डॉक्यूमेंट जहाँ से बना है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है तो ये जो है तो एमपी बोर्ड से बनी है, तो एमपी बोर्ड भेजी जाएगी एक कॉपी और उसको वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस जिस तहसील ऑफिस से बना है वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा। रोजगार पंजीयन जिस जिले में आपने पंजीयन कराया वहाँ से वेरीफाई किया जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस फिर बाद में चलेगी, लंबी प्रोसेस चलती है, लेकिन प्रथम दृष्टया आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए जाते हैं तो फिर आपको अगली प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, मेडिकल जांच के लिए। मेडिकल में ऐसा रहता है कि जो भी डेट ये फिक्स करते हैं, जैसे अगर 7 अप्रैल को इन्हें डीवी कराया तो 7 अप्रैल को ही या फिर 8 को ऐसा करेंगे कि 8 को मेडिकल कराएंगे। तो मेडिकल में उस दिन क्या रहेगा कि पुलिस की टीम जाएगी आपके साथ और वहाँ पे मेडिकल बोर्ड रहेगा, ठीक है, जिला अस्पताल का। और ये कहाँ पे होगा? जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, जहाँ आपका डीवी हुआ है वहीं पे होगा, कहीं दूसरी जगह से नहीं कराना। खुद से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, पुलिस विभाग खुद करवाएगी। इसलिए ये थोड़ा सा दूसरे मतलब जैसे जेल प्रहरी या फॉरेस्ट गार्ड या एक्साइज इन सब की तुलना में थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई समस्या है तो वो पकड़ में आएगी, और पकड़ में आएगी तो विभाग वाले साथ में रहेंगे तो थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन जनरली कोई फेल नहीं होता, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता, है ना। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और सारे आपके सवालों के जवाब उस पर दूंगा। अभी क्या है, मामला लंबा खिंच जाएगा। तो आपकी मेडिकल जांच होगी, मेडिकल जांच में भी आप सही पाए गए तो फिर आपका तुरंत आपका ज्वाइनिंग लेटर टाइप किया जाएगा और एसपी के साइन होंगे और आपको पकड़ा दिया जाएगा। और उसमें डेट लिखी रहेगी कि या तो कोई भी डेट दे देंगे 15 अप्रैल, या बोल देंगे कि आज से 15 दिवस के भीतर, ठीक है, 15 दिन के अंदर, ठीक है, आपको उपस्थित होना है। ठीक, तो ऐसे करके आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी। और इन्हीं सब प्रोसेस को लेके मैंने बताया कि आपको 12 अप्रैल या 15 अप्रैल तक आपका समय लगेगा। खैर, अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो अब मतलब ज्वाइनिंग को लेके इतना परेशान मत होइए, कब होगी ज्वाइनिंग, कब होगी, ठीक है। आपको समय मिला है, उस समय को यूटिलाइज़ कर लीजिए किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी 15 दिन 20 दिनों के अंदर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। और ट्रेनिंग का समय मतलब बिल्कुल एकदम शून्य वाला, इवन आप माइनस में भी जाओगे क्योंकि पढ़ाई होनी नहीं है, ठीक है। तो शून्य मतलब ये कि जब आप पढ़े नहीं लेकिन पढ़ाई के बारे में सोचें तब तो आप जीरो वाली लाइन में रहेंगे। वहाँ जाने के बाद सोचने का भी समय नहीं मिलता, तो ये लोग माइनस में जाते हैं ना। वापस लौटने के बाद फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती किताबों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द आपके मेडिकल के ऊपर वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा, जिसमें सारी जानकारी दूंगा कि मेडिकल, पुलिस का मेडिकल कैसे होता है। बाकी दूसरे विभागों के लिए मेडिकल के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो बनाए, पुलिस के मेडिकल के लिए बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।